हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर का ट्रीटमेंट के बारे में। इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे। लंग कैंसर का ट्रीटमेंट करना अक्सर बहुत टफ होता है क्योंकि ज़्यादातर केस में जब ये डिटेक्ट होता है अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है और ट्रीटमेंट करना काफ़ी केस में असंभव भी हो जाता है। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट बेसिकली क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे और कौन कौन से स्टेजेस होते हैं कैंसर के और उसमें किस स्टेज में क्या ऑफर कर सकते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे जो कि ज़्यादातर लोग के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए कि इसमें कौन कौन सी थेरेपी की जा सकती है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले तो लंग कैंसर वाले पेशेंट में होती है सर्जरी। सर्जरी का बेसिकली मतलब है कि जो पोर्शन में कैंसर या ट्यूमर है उसको काट के निकाल दिया जा सके। यदि अर्ली स्टेजेस में कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट काफ़ी सक्सेसफुल होता है जब तक वो स्प्रेड ना किए। वो एक बार कैंसर अगर स्प्रेड हो जाता है तो ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर आप उतना हिस्सा काट के नहीं निकाल सकते। सर्जरी 3 तरह की हो सकती है। लोबेक्टमी, जहाँ पे आप लंग्स का एक पूरा लोब को काट के निकाल देते हैं। एक होता है सेगमेंटेक्टमी या वेज रिसेक्शन, जहाँ पे एक छोटा टुकड़ा लंग्स का जहाँ पे ट्यूमर या कैंसर है आप उसको निकालते हैं। और एक होता है न्यूमोनेक्टमी, जहाँ पे पूरा लंग्स को ही आप निकाल देते हैं। किस स्टेज में कैंसर है, कितना स्प्रेड किया है और कौन सी सर्जरी से सक्सेस होगा, ये कैंसर किस स्टेज पर डिटेक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है। जितना जो छोटा हिस्सा निकाला जाए उतना ज़्यादा फायदा। अगर कैंसर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, ट्यूमर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो अक्सर सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। फिर भी ये कोशिश किया जाता है कि जितना कम हिस्सा निकाला जा सके उतना निकाला जाए। पर हाँ, अगर कैंसर स्प्रेड होना चालू हो गया है और सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो फिर आपको कीमोथेरेपी या दूसरी थेरेपीज़ पर जाना पड़ता है। पर सर्जिकल थेरेपी अपने आप में वो एकमात्र मोडालिटी है जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर ट्यूमर रिसेक्टेबल है और उसको काट के निकाल दिया जाए तो ओवरऑल किसी भी ट्यूमर या कैंसर में सबसे बेस्ट रिजल्ट और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस उसी में अच्छे मिलते हैं। इनफैक्ट कैंसर्स में ही जो ट्यूमर्स रिसेक्टेबल है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या यूट्रस या ओवरी वगैरह के जो कैंसर है जिनको आप निकाल के पूरा फेंक सकते हैं, वो ऑर्गन्स में जब ट्यूमर कैंसर होता है तो सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उन सिस्टम्स के कंपैरिजन में जहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स में कैंसर होता है जिन्हें आप निकाल नहीं सकते। जैसे ब्रेन ट्यूमर है, लंग कैंसर है, हार्ट का कैंसर है, जहाँ वो हिस्सा को निकाल के फेंक नहीं सकते, वहाँ पे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। कंपैरिजन में वो ट्यूमर जो उन ऑर्गन्स में होते हैं जैसे ब्रेस्ट है, यूट्रस, ओवरी है, वहाँ पे पोर्शन को आप निकाल सकते हैं। इवन फॉर दैट मैटर किडनी और लिवर के ट्यूमर कैंसर में भी थोड़ा ट्रीटमेंट ईजी होता है क्योंकि वो हिस्सा को आप निकाल के पूरी तरह फेंक सकते हैं और फिर भी आदमी जिंदा रह सकता है। लंग कैंसर में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आप बहुत बड़ा हिस्सा लंग्स का निकाल नहीं सकते, नहीं तो व्यक्ति को सांस फूलने का प्रॉब्लम या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जिंदगी भर होती रहेगी। और अक्सर ये ट्यूमर जब डिटेक्ट होता है तो फिर मैनेज करना इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगले फॉर्म ऑफ थेरेपी है कीमोथेरेपी, जो कि 3 तरीके का आता है। एक एडजुवेंट थेरेपी, एक न्यू एडजुवेंट थेरेपी और एक डायरेक्ट फर्स्ट स्टेज कीमोथेरेपी। डायरेक्ट कीमोथेरेपी का मतलब है कि आप सर्जरी ना करो, सिर्फ कीमोथेरेपी दो और उससे ट्यूमर को श्रिंक करने का या सेल्स को मारने का प्रयास करो। इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल्स आते हैं जो कि अक्सर काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, ये पेशेंट को दिए जाते हैं और उसमें सेल्स को मारने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा आता है एडजुवेंट कीमोथेरेपी, जहां आप सर्जरी करते हो और बचे कुचे सेल्स को मारने के लिए कीमोथेरेपी का प्रयास करते हो। इसके अलावा एक होता है नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी, जहाँ पे आप सर्जरी से पहले साइज़ को कम करके फिर सर्जरी करने का प्रयास करते हो, जहाँ पे आप ट्यूमर साइज़ को श्रिंक करते हो, उसके बाद आप उसमें सर्जरी करने के लिए जाते हो, तो उसको बोलते हैं न्यू एडजुवेंट थेरेपी। किसी भी पेशेंट में दोनों तरह की स्ट्रैटेजी भी कर सकते हैं कि आप न्यू एडजुवेंट करो, बाद में कीमोथेरेपी से फॉलोअप भी करो, या मल्टीपल तरह की कीमोथेरेपीज में अलग अलग तरह के केमिकल्स और ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये अलग अलग पेशेंट में यूज़ होते हैं। कई पेशेंट में सर्जरी के साथ और कई पेशेंट में रेडिएशन के साथ भी कीमोथेरेपी यूज़ होता है। रेडिएशन थेरेपी का भी वही पर्पज़ है कि जहाँ पे आप सेल्स जो ट्यूमर का कैंसर के उनको साइज़ को कम करने के लिए, श्रिंक करने के लिए, मारने के लिए यूज़ करते हैं। इसको भी आप सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद दोनों यूज़ कर सकते हैं कि यानी सर्जरी से पहले सेल्स को कम करने के लिए या सर्जरी के बाद सेल्स को, बचे कुचे सेल्स जो कैंसर वाले हैं उनको मारने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी काफ़ी टॉक्सिक होता है और इसमें भी काफ़ी सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं। पर ऑब्वियसली कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी यही मेन ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ होते हैं जो किसी भी तरह के कैंसर में यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक होता है टारगेटेड थेरेपी। इसमें कोई भी स्पेसिफिक जीन या म्यूटेशन के खिलाफ कुछ स्पेसिफिक सेल्स बनाए जाते हैं जो कि कैंसर सेल्स को मारते हैं। इसमें लंग कैंसर के केस में EGFR म्यूटेशन और ALK रीअरेंजमेंट्स, इस तरह के जो सेल्स होते हैं जिसमें ये पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन होता है,
वो पर्टिकुलर म्यूटेशन को टारगेट करके सेल्स की थेरेपी बनाई जाती है और ये नए जो सेल्स बनाए जाते हैं वो पर्टिकुलरली उसी जगह पर जाके हमला करते हैं और सिर्फ कैंसर सेल्स को ही ज़्यादा मारते हैं। कैंसर की थेरेपी में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपको जो थेरेपी देनी है वो कैंसर सेल्स को ही मारे, बॉडी के खुद के सेल्स को ना मारे। उनको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि अक्सर कैंसर के सेल्स इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं कि वो कैंसर सेल्स को तो मारते हैं लेकिन खुद के सेल्स को भी मारने लग जाते हैं। तो ये बचाना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप डायरेक्ट पॉइजन नहीं दे सकते क्योंकि पॉइजन पूरे शरीर को अफेक्ट करेगा। आपको सिलेक्टिव पॉइजन देना पड़ेगा जो सिर्फ कैंसर के सेल्स को ही अफेक्ट करे, बाकी सेल्स को अफेक्ट ना करे। ये सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर होता है और इसी हिसाब से थेरेपी को डिज़ाइन करते हैं। पर अक्सर ये सारे जो थेरेपीज़ होते हैं वो पूरी तरह इफेक्टिव नहीं होते और बहुत सारे खुद के सेल्स का भी डैमेज होता है। बॉडी को भी अक्सर बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये जो मेडिसिन है इनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। इसके अलावा आता है इम्यूनोथेरेपी। इसमें आप इम्यून चेक पॉइंट इनिबिटर्स वगैरह का लंग कैंसर में यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी केसेस में नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर में यूज़ किया जाता है एडवांस स्टेजेस में। इसमें जो दवाइयाँ आती है वो है अटेजोलिजुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब और निवोल्यूमैब। ये काफ़ी कॉमनली नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं काफ़ी हद तक एडवांस केसेस में। और इसके अलावा और बहुत सारी रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स चालू हैं जहाँ पे नए नए केमिकल्स और नए नए थेरेपीज डिवाइस की जा रही हैं जो कि लंग कैंसर के पेशेंट्स में यूज़ की जा सकती है बीमारी को ठीक करने के लिए। पर ज़्यादातर केस में लंग कैंसर के पेशेंट में बहुत सारी थेरेपी जो यूज़ होती है सक्सेस रेशियो उतना अच्छा नहीं है जितना बाकी और कैंसर्स में। लंग कैंसर को इसलिए सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जाता है क्योंकि ज़्यादातर जब ये डिटेक्ट होता है लोगों को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स जब ये डिटेक्ट होता है तो उनको बचा पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। लंग कैंसर के सिम्टम्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में हमने सेपरेट वीडियोज़ किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इससे बचने के टिप्स पर भी हमने वीडियोज़ किए हैं, वो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। पूरा